बिल्कुल आपने सुना होगा इसका नाम एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस दुनिया में Z से। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर जैसे किसी भी एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलूं तो जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है ना, Z की वैल्यू क्या होती है इसकी 11। और इसके अंदर प्रोटॉन देखोगे तो वो भी हमेशा कितने होते हैं 11। और कभी भी एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन अलग अलग नहीं हो सकते। यार अगर किसी एलिमेंट में आप प्रोटॉन एक ज्यादा कर दोगे, 12 कर दोगे, तो क्या वो सोडियम थोड़ी ना रहा, अब तो वो मैग्नीशियम बन गया। मतलब सोचने वाली बात है, आयरन यानी लोहा, एटॉमिक नंबर है 26, और इसको अंदर अगर प्रोटॉन आपने बढ़ाते 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 इतने बढ़ा दिए कि इसका एटॉमिक नंबर 79 हो गया, और उस हिसाब से आपने न्यूट्रॉन भी एडजस्ट कर दिए, तो पता है आपने लोहे से क्या बना दिया, सोना, गोल्ड। 120 रुपए किलो से आपने इसको कितना, 40,000 का 10 ग्राम। तो बताओ 1 किलो कितने का, 10 ग्राम। रेज योर हैंड भाई, तेज दिमाग चाहिए मुझे। 40,000 का 10 ग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने का। अपूर्वा बताइए। 40 लाख। 40 लाख। यस, करेक्ट आंसर है 40 लाख। चलो, अगर आप 40 लाख। यस 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 40, करेक्ट आंसर है 40 लाख। यानी आपने 120 रुपए किलो से 40 लाख रुपए पर केजी का गोल्ड बना दिया, अगर आप प्रोटॉन बढ़ाने में एडजस्ट हो जाते हो किसी का। यार प्रोटॉन बढ़ाना का मतलब है बहुत मुश्किल टास्क। ठीक है, ऐसे प्रोटॉन नहीं बढ़ते कि आपने एक एक पकड़ के प्रोटॉन डाल दिए इसमें। तो कुल मिला के जो मैंने आपको अभी बताया है वो ये है कि हमेशा एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 है, होते तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है। अगर न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो होते तो इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है, लेकिन है ना, जैसे सोडियम पॉजिटिव है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा सकते हैं। सोडियम पॉजिटिव के अंदर भी एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब एक लॉस हो चुका है तो 10। तो डेफिनेशन आप क्या बनाओगे एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। हमेशा किसके इक्वल होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर आप चाहते हो सर हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल करेंगे, कर लो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल है, बट आपको लिखना पड़ेगा इन एन एटम, एटम के अंदर। आयन नहीं होना चाहिए, ये आयन है, आयन है, कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लग जाए तो आयन बोलते हैं, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम। तो एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी हो सकता है इन एन न्यूट्रल, इन ए न्यूट्रल एटम। डेफिनेशन अब आप रीड करोगे तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन लगी, अभी दिखाऊंगा नोट्स में सारी डेफिनेशन बहुत इजीली आपको मिलेंगी। आगे चलते हैं एटॉमिक नंबर से बढ़ के, इसका नाम है मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर जैसा कि हमें पता है सारा मास कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, तो हम मास नंबर को बोलते हैं P प्लस में N, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन को ऐड कर दे तो निकल जाता है हमारा मास नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मास नंबर को, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है P प्लस में N, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसका मास होता है एग्जैक्टली ग्राम में अगर मैं बोलूँ तो 1.672 × 10⁻⁻27 kg,
न्यूट्रॉन जो कि इक्वल होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कितना अलग है, इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा होता है, 9.1 10⁻31 kg। तो ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, वो इक्वल होता है आपका, उसे बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो डेफिनेशन भी बड़ी आसानी से बन जाती है। मास नंबर इज डिफाइंड एज इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, ठीक है, वो इसके इक्वल है। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं मास नंबर के अलावा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं मास नंबर के अलावा? रेज योर हैंड। अपूर्वा, आप बताना चाह रहे हो? तो न्यूक्लियस के अंदर इनको बोलते हैं न्यूक्लियन, ठीक है ना, इनको न्यूक्लियंस बोलते हैं, दोनों को कलेक्टिवली एक साथ। तो मास नंबर आपका पता लग गया है। मास नंबर इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। और आगे चलते हैं, अगला है टॉपिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मास नंबर को भी मैं एक बार और अच्छी तरह से एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे सोडियम है, सोडियम का नीचे यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर 23। तो जाहिर सी बात है, सोडियम के अंदर जैसे ए जो है वो इक्वल होता है P प्लस N के, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। और अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल है, तो आप बताइए एटॉमिक जो मास नंबर है वो है 23। प्रोटॉन तो आपको पता ही है, सोडियम के 11 अभी डिस्कस हुए हैं। न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 12। तो कहने का मतलब ये है, ये 23 आया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के। प्रोटॉन तो 11 है लेकिन न्यूट्रॉन है 12। सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 11 प्रोटॉन होते हैं। दोनों को सम कर दो, 23 आ गया। तो अब बात आती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। अगला जो टॉपिक है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखो, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? जैसे एक्स कोई एलिमेंट है, तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर Z लिखते हैं हम, यहाँ मास नंबर A लिखते हैं, और यहाँ चार्ज C लिखते हैं। ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का। मान लो कोई एलिमेंट X है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पॉजिटिव को लेते हैं, तो देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, चार्ज पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, चार्ज 3 पॉजिटिव। तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कई न्यूमेरिकल भी हैं जो आप देख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, आयरन 26, 56। तो इसके अंदर, आयरन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 26। न्यूट्रॉन कितने हैं वो हम इसमें से निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, तो आंसर आया आपका 30। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 26 हैं, दोनों 26। न्यूट्रॉन कितने हैं? वो 30 हैं। तो कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो एक्सरसाइज, आज आपकी एनसीईआरटी भी है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये आपको अपने घर पे करने हैं, और मेरे पास जैसे हमेशा आंसर भेजते हो, ये भी आंसर भेज। कुछ बच्चे बहुत सीरियस हैं और कुछ बच्चे थोड़े सीरियस नहीं है,
तो भाई मैं उनको कहूंगा जितना जल्दी हो सीरियस हो जाओ, नहीं तो 11th क्लास आपको परेशान कर देगी। ठीक है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताने हैं इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। 1 2 3 4 5 सारे आंसर बताना। कोई एसआर का नाम बता सकता है? रेज योर हैंड। एसआर किसे बोलते हैं? एसआर सोहम शर्मा बताइए। सर स्ट्रोंशियम। वेरी गुड, इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम जो है, ये सारे के सारे जो है वो बताने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी आपको करना है 2.3 भी। इनमें आप निशान लगातार लगाते रहना। कंप्लीट सिंबल बताना है इनमें से। एटॉमिक नंबर जो है वो Z है इसका, और मास नंबर है A। तो इसका आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। इससे पहले का क्या हो जाएगा? 17 होता है क्या आपका? क्लोरीन। तो क्लोरीन नंबर है 17, मास नंबर है 35। ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसे आपको ये भी करना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। आगे चलते हैं, स्टोरी को और आगे ले चलते हैं। यहाँ तक हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी खत्म। और अब ये जो आपके सेकंड चैप्टर के नोट्स हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। नोट्स 11th क्लास नोट्स, उम्मीद है सेकंड चैप्टर इंथैल्पी। अब नोट्स को भी ऐड करना पड़ेगा भाई इसमें। ठीक है, जो नोट्स हैं उनको भी बहुत जल्दी ऐड कर लेंगे हम इसमें। अभी नोट्स इसमें एडेड नहीं है, तो इसका मतलब 11th। ठीक है, फिर से देखो नोट्स में सारे के सारे। अभी आपके पास नोट्स वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो चले गए हैं, यहाँ भी आ जाएंगे। तो सारे के सारे जो पोर्शन है वो आप वहां से देखना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी हो गया आपका। मास नंबर वगैरह जो सारे के सारे हो गए खत्म। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आइसोटॉप। आइसोटॉप किसे कहते हैं? भाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो, उसे बोलते हैं आइसोटॉप। डेफिनेशन सारे नोट्स में है। तो आइसोटॉप कौन सा? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप बड़े पॉपुलर हैं। 1 1 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, 1 3। ठीक है, इनमें से ऐसा आइसोटॉप बताइए। 3 क्वेश्चन करूंगा मैं, 3 ऑप्शन है आपके पास। इसका नाम क्या है? पहले वाले का इसको बोलते हैं प्रोटियम। सेकंड जो है ड्यूटीरियम। थर्ड जो है ट्रीटियम। इन तीनों में से ऐसा आइसोटोप बताइए जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। रेज योर हैंड। विच डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता ही नहीं। हर्ष बताइए। हर्ष। सर ये प्रोटियम। प्रोटियम, वेरी गुड। प्रोटियम ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। देखो ये 1 है इसका मास नंबर, ये है इसका एटॉमिक नंबर, या फिर प्रोटॉन। माइनस कर दो, आंसर 0 आ जाएगा। विच डू नॉट कंटेन प्रोटॉन, आंसर है आपका प्रोटियम। ऐसा आइसोटोप बताइए जो रेडियो एक्टिव होता है। रेज योर हैंड। इनमें से ऐसा आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है। ऐसा आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है। एम भारद्वाज बताइए। सर ट्रीटियम। ट्रीटियम करेक्ट आंसर। ट्रीटियम एक ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है। ये वाला जो होता है वो कैसा होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है। ऐसा आइसोटोप बताइए जो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं। हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप बताइए जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं। यस, शशांक बताइए। सर ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ऐसा है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ प्रोटॉन भी कितना है? 1 है, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन भी 1 है। दोनों बराबर है, आंसर है ड्यूटेरियम।
ऐसा आइसोटोप बताइए जो हैवी वाटर में इस्तेमाल होता है इन तीनों में से, जो हैवी वाटर में इस्तेमाल होता है, हैवी वाटर। एम भारद्वाज बताइए। सर ड्यूटेरियम। वेरी गुड, ड्यूटीरियम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड एम, बहुत सही जा रहे हो। ये आइसोटोप है जो आपका हैवी वाटर में इस्तेमाल होता है। हैवी वाटर क्या होता है? D2O। यहाँ डी क्या है? ये ड्यूटीरियम। क्या कोई बता सकता है हार्ड वाटर और हैवी वाटर में क्या डिफरेंस है? ये हैवी वाटर है और ये हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर और हैवी वाटर में क्या डिफरेंस है? रेज योर हैंड। हार्ड वाटर, हैवी वाटर। अपूर्वा बताइए। सर हार्ड वाटर सर जो होता है सर उसमें सर सोप के साथ तो सर वो नहीं बनाता सर, फोम सर। और सर हैवी वाटर में सर उसका जो सर जो मास होता है सर वो थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है सर, मतलब वो हल्का सा शायद डेंस होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, हैवी वाटर उसे बोलते हैं जो ड्यूटीरियम आइसोटोप से मिलकर बना होता है, D2O। हार्ड वाटर वो होता है जो होता तो नॉर्मल पानी है, लेकिन उसके अंदर ना कैल्शियम पॉजिटिव की और मैग्नीशियम पॉजिटिव की इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है ना, ये हार्ड वाटर होता है और ये हैवी वाटर होता है। अगला क्वेश्चन, क्या हम हैवी वाटर को पी सकते हैं? आंसर है नो। क्या हम हार्ड वाटर को पी सकते हैं? आंसर है यस, पी सकते हो, कुछ ज्यादा नुकसान होगा नहीं। हैवी वाटर को पीने से क्या दिक्कत है? हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिज्म, वो स्लो पड़ जाएगा अगर हैवी वाटर पी लिया तो ये पीने के लिए यूज नहीं होता। कौन सा पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है? ये रहे आपके पास 5 ऑप्शन। नंबर 1 हैवी वाटर, नंबर 2 हार्ड वाटर, नंबर 3 सॉफ्ट वाटर। 5 ऑप्शन ही फिलहाल, 3 बता रहा हूँ, फिर मैं 2 और बताऊंगा। रेज योर हैंड, कौन सा पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास 3 ऑप्शन है? हैवी वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। रेनू बताइए। सर सॉफ्ट वाटर। विनीत बताइए। सर हार्ड वाटर। हर्ष बताइए। ओ हर्ष बताइए। सॉफ्ट वाटर सर। ओम बताइए। हार्ड वाटर भी होगा। भाई करेक्ट आंसर है, अगर आपके पास 3 ही ऑप्शन है ना पीने के लिए, तो करेक्ट आंसर है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर तो वो पानी होता है जो आपके एसी में से निकलता है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसके अंदर कोई आयन नहीं होता, 0 आयन। और बाकी जो 2 पानी है उसमें से एक का नाम है डिस्टिल्ड वाटर और मिनरल वाटर। अब अगर 5 ऑप्शन है तो बताइए कौन सा पानी सबसे बेस्ट है पीने के लिए? सबसे बेस्ट पानी कौन सा है पीने के लिए? शशांक बताइए। सर मिनरल वाटर। मिनरल वाटर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है मिनरल वाटर। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन मिनरल वाटर, जो फॉरेनर इंडिया में आते हैं वो कभी भी देख लेना, उनके हाथ में एक बोतल होती है बिस्लरी की या कोई भी जो भी बोतल है, क्योंकि वो मिनरल वाटर ही पीते हैं नॉर्मली। हम इंडिया में ज्यादा ध्यान देते नहीं, जैसा पानी आ गया, जैसा आरओ वारो का जो आ गया पी लिया। बट मिनरल वाटर पीने के लिए होता है, और ये 5 तरह के वाटर होते हैं जो बिल्कुल नहीं पी सकते। उसमें से सॉफ्ट बकवास है, डिस्टिल बकवास है, हाई वाटर भी बकवास है, ये तो पीने के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, डिस्टिल वाटर भी वही होता है जिसके अंदर कोई आयंस नहीं होता। तो ये हैवी वाटर का कॉन्सेप्ट था। सारे जो वाटर हैं आपको 12th क्लास में सारे आ जाएंगे। अब तो खैर आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पढ़ लिया सारा। और आइसोटोप की बात करें तो कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। बताइए कौन सा आइसोटोप डेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? डेटिंग।
कौन सा आइसोटोप डेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? विक्रम बताइए। कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 14। कार्बन 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बन 14 ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं डेटिंग के लिए, पुराने पेड़ की एज पता करने। कार्बन डेटिंग, कोई पुराना जानवर है, खुदाई के दौरान जो पुराने जानवर मिलते हैं उनकी एज पता करनी हो, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है लेकिन मास अलग अलग है, तो इसे हम इन सभी को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप। हमारी नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा है? 12, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। और आइसोटोप की बात करें तो एक आइसोटोप ये भी होता है क्लोरीन 1735 और एक होता है क्लोरीन 1737, ये भी आइसोटोप है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सब आइसोटोप है ये। अब आगे और स्टोरी को ले चलते हैं। एक आता है आइसोबार, किसे कहते हैं? आइसोबार भाई, जिसमें अब इसका प्रोसेस उल्टा कर दो, मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। जैसे कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, तो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसे बोलते हैं हम कार्बन क्या? आइसोबार, ठीक है। एक और भी इस्तेमाल होता है, उसका नाम है आइसोटोन। इसकी टोन जो निकल रही है वो न्यूट्रॉन जैसी निकल रही है, तो इसलिए इस टोन और न्यूट्रॉन से याद रखना, जिसके सेम न्यूट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं आइसोटोन। फॉर एग्जाम्पल 6 6 14 ऑक्सीजन 8 16, चेक करो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है? 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन, 16 माइनस 8 8 न्यूट्रॉन, तो इक्वल हो गए ना। तो सेम न्यूट्रॉन जो होते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोटोन। आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो आपके नोट्स में है। डेफिनेशन कैसे लिखनी है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सब डेफिनेशन उसमें है विद क्वेश्चन। तो ये थे आपके आइसोटोन, जो कि होते हैं न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं आइसोटोन। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं कि वो हाइड्रोजन का वो आइसोटोप बताओ जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो प्रोटियम आंसर है। तो ये सारे आपको नोट्स में बिल्कुल रिटर्न में अच्छी तरह मिलेंगे। कल मैं आपके पास नोट्स भी लेकर आऊंगा। और आगे चलते हैं प्रोसेस को। एक आपकी एक्सरसाइज का 2.1 क्वेश्चन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1, ये देखो, ये एक्सरसाइज 2.1 का 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल वे 1 ग्राम। क्या बात है, कह रहा है 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी नहीं बताया कि कोई एलिमेंट है नहीं है, कोई मतलब नहीं इनको। 1 ग्राम में एलिमेंट बताओ। तो 2.1 का फर्स्ट पार्ट देखो, 1 इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है ना। बताओ ग्राम में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्राम में कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 ग्राम में कितना होंगे यार? सिंपल यार, 1 डिवाइडेड बाई 9.1 10⁻28, और ये आ गया आपका आंसर। 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1.098 इंटू 10⁻27। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 ग्राम में। खत्म। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का ही है क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। कैलकुलेट मास और चार्ज बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है? चलो चेक करते हैं। ये जो है ये है 2.1 का सेकंड पार्ट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? पहले चार्ज कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ये बात किसने बताई थी? रेज योर हैंड। ये बात किसने बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है? किस साइंटिस्ट ने बताई थी? ओम शुक्ला बताइए। सर R.K. मिलिगन। क्या बात है, पूरा नाम बता दिया भाई। R.K. मिलिकन करेक्ट आंसर। मिलिकन ने बताया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कितना चार्ज होता है। हर चीजों को हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ना कई बच्चों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर नोट्स के अंदर R.K. मिलिकन का ना कोई सेटअप नहीं है, कोई वो नहीं है। तो देखो मैंने ये भी बताया था, उसका आंसर भी बताया था, आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो हम नोट्स कैसे बनाएंगे अपने प्रॉपर, जो इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, कई बच्चों ने मेरे को दिखाए भी हैं, तो उनमें हम इसको ऐसा कैसे नहीं छोड़ सकते ना। आपको करना क्या है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को, इसको पूरे को रीड करके इसके ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, आसान आसान जो जो इजी चीजें हैं, जैसे मिलिकन वाज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है ना। तो इस पूरे पैराग्राफ में अगर मान लो 20 लाइन है, तो आप इसको शॉर्ट करके सिर्फ और सिर्फ 7 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, यानी कि सारी 20 की लाइन आप एक्सप्लेन करोगे। तो 7 लाइन या 6 लाइन का एक छोटा सा इसका ब्रीफ में नोट्स बना लो और एक रफ डायग्राम ये बना दो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। बाकी चीजें तो सारी चलो नोट्स में है। हाईली मॉडिफाई, हाईली अपडेट, अप टू डेट नोट्स बनाओ। तो आप इस तरीके से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको सारी समझ में आ गई है, दिमाग में आपको सारी चीजें हैं, बस उसको नोट्स में कैसे लाना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। वैसे तो मैं मोस्टली चीज यही करवा दूंगा। तो मास आपने बताया 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.02 टू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 टू 10⁻23 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 96,487 कोलम। और इसको रफली क्या बोल देते हैं, रफली मेजर 96,500 कोलम ये चार्ज होता है किस पे? 1 फेराडे पे। माइकल फेराडे की ऑनर में इसको 1F बोला गया था। इतना चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ये क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 96,500 कॉलम, जो कि 12th में बहुत ज्यादा रीड करोगे आप, वो 1 फेराडे होता है, ठीक है। तो माइकल फेराडे की याद में। ओके, नंबर 2 सेकंड है कि बताओ 1 मोल पर मास कितना होता है? सिंपल यार, 1 इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 kg। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 6.02 टू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में 6.02 टू 10⁻23, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ का भी मैं लिख देता हूँ, 5.48 इंटू 10⁻⁻7 kg। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर का मास है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। सोचो 1 मोल बहुत ज्यादा होता है, और मास अभी भी इतना ही है, माइनस में गया हुआ है अभी भी। ये क्वेश्चन भी होता है खत्म हमारा। अच्छा, और आगे चलते हैं कहानी में। तो स्टोरी में एक क्वेश्चन और आज का थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन और अगली क्लास में कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल मीथेन में, ठीक है भाई। 1 मोल मीथेन में देखते हैं। ये देखो भाई, ये जो हम कर रहे हैं ये 2.2 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज। 1 मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं? 4। आंसर आया 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर। तो 1 मोल कितना होता है? 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में कितने होंगे यार? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तो आसान क्वेश्चन निकल गया भाई, ज्यादा ही, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर आ गया 6.02 टू 10⁻24
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल मीथेन में, राइट। ये इतने इलेक्ट्रॉन मिले। सिंपल, ये महाराजा अग्रसेन ने पूछा था एक बार ये क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमने अब तक जो पढ़ लिया वो ये था। सबसे पहले हमारे देश के साइंटिस्ट जो आए वो थे महर्षि कणाद, ठीक है ना। तो अपना जो देश है इंडिया, भारत, ये भी कम नहीं था, इन्होंने भी बहुत ज्ञानी पुरुष आए हैं यहाँ भी। यहाँ पर शल्य चिकित्सालय, महर्षि चरक, महर्षि कणाद, अगर आपको ये नाम नहीं पता तो आपको याद करने चाहिए। और हमारे देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी जला दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और बताते हैं वो लाइब्रेरी जब जली थी तो वो पता नहीं 15 दिन तक जलती रही थी, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे वहां पे कागज के उन पे। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका कितनी ज्यादा वैल्यू है, आप सीखोगे इसके बारे में तो पता लगेगा। उस लाइब्रेरी का नाम कोई बता सकता है अभी, जो जलती रही थी कई दिनों तक, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी हमारे इंडिया में। नहीं पता किसी को भी, कोई नहीं भाई, पता कर लियो एक बार और देख लेना, मेरे भी बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गई है। तो कभी भी आपका अक्षरधाम जाना हो ना, तो वहां पर एक नौका विहार होती है, उसे जरूर करना। वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो जो जैसे जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी थी, ठीक है ना, इसी तरीके से कई सारी जो सर्जरी की भी खोज इंडिया ने करी थी, तो वो सारी चीजें बताते हैं। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले बता दिया था, इसको अणु कहते हैं, एटम को। उसके बाद ये चीजें अब बुक्स में आने लगी, ठीक है ना। तो बुक्स में आने के बाद तो भाई सारी चीजें बदली गई। कैसे कैसे बदल गई? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? माइकल फेराडे के बारे में, 1830 फेराडे, जिसने बता दिया कि एटम नहीं, चार्ज भी होता है इसके अंदर, आयन भी होता है। उसके बाद तो भाई जे थॉमसन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद थॉमसन ने जब बता दी चार्ज बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो, फिर तो मिल्टन ने सारी कहानी साफ कर दी। मिल्टन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये पता लगा पाए कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो यहाँ पर होती है खत्म। और आगे चलते हैं हम। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है, आप को कितना टाइम? मुझे सिर्फ 10 मिनट देने होंगे, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक आपके दिमाग में होगा, 10 मिनट आई नीड। लास्ट टॉपिक है किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो पता लग ही गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने कर दिया? ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए अब देखो, जो सेटअप मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ ना अगले 10 मिनट में, ये सेटअप सीखने के लिए तुम्हें पता नहीं कितनी इंटरनेट वीडियो देखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में तो ब्रीफ में चीज दे दी, उसी में आप ख्वाबी दुनिया में चले जाओ, जितना सीख पाओ सीख लो, नहीं सीख पाओ तो मत सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके पास एक वीडियो सेंड करूंगा, जैसे मैंने कल की थी, आज भी करूंगा। वो एनिमेशन वीडियो है, उसको देखकर तो आपको ये लगेगा अच्छा 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 ये था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मेरे को सिर्फ 10 मिनट चाहिए अपनी बात आपके दिमाग में डालने के लिए, बस ओनली 10 मिनट। कहानी की शुरुआत होती है फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। जैसे ही गोल्डस्टीन ने देखा कि जीजे थॉमसन ने कर दिया, तो बाकी साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, नकल तो करेंगे ही, शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं नकल से ही, ठीक है ना। तो लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मेहनत से उसने किया वो कमाल का था भाई, ये बात तो मानने की है। फिर से यहाँ पर मैं लगा देता हूँ वही हाई वोल्टेज करंट, ये हाई वोल्टेज करंट है, ये हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया। और अब की बार यहाँ पर उन्होंने ऐसी प्लेट लगाई सर्कुलर, जिसमें छेद थे, होल्स थे प्लेट में,
कैथोड थी, नो डाउट, नेगेटिव है, कैथोड थी, बट इसमें छेद थे, होल, टाइनी होल। अब यहाँ पर तो वही एनोड है, ये पॉजिटिव, ये कैथोड है, ये नेगेटिव। कई बच्चे सोचते हैं कि जो रेज पॉजिटिव से निकलती है उन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव रेज। बकवास है ये, ऐसा कुछ नहीं है। इस रेज के कितने नाम है? 3 नाम है। पॉजिटिव रेज बोल लो, जैसे वो कैथोड रेज थी, इसको एनोड रेज भी बोल लेते हैं कई लोग। वैसे होती नहीं एनोड रेज, तो मैं हटा ही देता हूँ, ये तो बकवास, कभी भी आप इस चीज को सुनोगे ही नहीं। कैनाल रेज बोलते हैं इसको, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज, ठीक है ना। और भी इसका एक नाम और होगा, वो भी देख लेंगे। तो ऐसी रेज जब इन्होंने हाई वोल्टेज करंट लगाया, मैं सारा सेटअप बना देता हूँ, ये हाई वोल्टेज करंट है, इसको बोलते हैं परफोरेटेड ट्यूब, परफोरेटेड कैथोड। स्पेलिंग कुछ ये है इसकी, परफोरेटेड कैथोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। और हमेशा की तरह यहाँ भी वो वैक्यूम, सक्शन वैक्यूम, जिसको हम प्रेशर को हैंडल कर सकें, तो ये है आपका सक्शन वैक्यूम। कितनी गैस हानि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अंदर क्या है? गैस एट लो प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर। और यहाँ कौन सी गैस है? यहाँ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। यहाँ कौन सी गैस है? यहाँ हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन का एक एटम बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एक एटम, थोड़ा सा मेरे को जूम करके तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिखाने के लिए इतनी चीज काफी नहीं है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, और इसके आउटर मोस्ट पे एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये रेड कलर में जो अंदर है, इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ मैं, ब्लू कलर। ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में होता ही नहीं कुछ, हाइड्रोजन इज नथिंग। हाइड्रोजन तो भाई ऐसा होता है कि बीच में होता है आपका एक न्यूक्लियस, जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन। आज अभी अभी आपने क्या सीखा? 1 1, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, खत्म। अब जैसे ही इन्होंने हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, तो हुआ कुछ ये, देखना जरा ध्यान से। हुआ कुछ ये है आपका प्रोटॉन, ये है आपका रेड में इलेक्ट्रॉन। हुआ ये, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगा और प्रोटॉन इस तरफ मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था? नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और ये क्यों मूव करने लगा? देखो कहानी को। हुआ ये, जब हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, तो भाई यहाँ से हमेशा की तरह है क्या निकलने लगी? रेज निकलने लगी, और वो रेज यहाँ जाने लगी। ये रेज कैसी थी? इस रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, आपको भी पता है। और ये रेज यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इससे बहुत तेजी से टकराए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इतना तेजी से हुआ कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे टकराया, तो ये दोनों के दोनों टकराने के बाद ऐसे निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी निकल गया, व्हाइट कलर का। इतनी तेजी से, इतनी हीट से ये टकराए कि ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब होकर यहाँ निकल गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जा रहे हैं, और ये बीच का न्यूक्लियस जो जिसपे चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है भाई वो। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। कहाँ जाएगा? उसके पास 2 ऑप्शन है, ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। रेज योर हैंड। प्रोटॉन के पास ऑप्शन है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो तो बस एक प्रोटॉन है। बताओ कहाँ जाएगा? राइट में या लेफ्ट में? ध्रुव बताइए। लेफ्ट में। लेफ्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट में तो यार पॉजिटिव है, तो यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो वो लेफ्ट में जाएगा। तो ये देखो ब्लू कलर का ये प्रोटॉन लेफ्ट में जाने लगा। ऐसे एक हाइड्रोजन थोड़ी ना है, कई सारे हाइड्रोजन है, तो सारे ब्लू कलर के जितने भी हैं वो इस डायरेक्शन में जाने लगे। कौन? प्रोटॉन। ये ब्लू कलर के प्रोटॉन यहाँ जाने लगे।
और यहाँ पहले से ही छेद था, यहाँ पर होल था। तो ये होल में से ऐसे पास होके प्रोटॉन यहाँ निकल गए, इस होल में से ऐसे पास होके प्रोटॉन यहाँ निकल गए, और यहाँ पहले से ही गोल्डस्टीन ने क्या लगा रखी थी, एक ZnS की कोटिंग लगा रखी थी, ठीक है ना। तो गोल्डस्टीन ने पहले से ही यहाँ पर क्या लगा रखी थी, ZnS की कोटिंग। ये मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ। और ZnS क्या होता है ये ZnS? भाई ये मैंने कल भी बताया था, ये फोस्फोरिसेंट मटेरियल होता है, फोस्फोरिसेंट मटेरियल। और इससे अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन टकराते हैं तो ये चमकता है, शाइनिंग आती है। तो जैसे इससे टकराया तो यहाँ शाइनिंग आई। गोल्डस्टीन का दिमाग घूम गया कि यार कमाल हो गया, शाइनिंग तो यहाँ नहीं चाहिए थी, ये यहाँ कैसे आ गई। उसने दोनों तरफ लगाए ना ये ZnS, ये जिंक सल्फाइड है, तो शाइनिंग आ गई यहाँ पे। तो वो समझ गया कि यार ये रेज जो नेगेटिव पे टकराई हैं, ये कोई पॉजिटिव रेज तो नहीं हो सकती, सॉरी जो नेगेटिव पे टकराई है तो वो नेगेटिव रेज नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव रेज है। बस इन्हीं ब्लू कलर वाली रेज का नाम रखा गया कैनाल रेज, जिनको पॉजिटिव रेज भी कहा गया, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसा था। इसकी एनिमेटेड वीडियो एक बार देख लोगे यार, फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। एनिमेटेड वीडियो में तो ये सारी चीज तुम्हें लाइव होती दिखाई देंगी। बस उस एनिमेटेड वीडियो में परफोरेटेड कैथोड राइट में इतना ध्यान रखना बस, और ये लेफ्ट में, बस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तो तुम्हें देखते के साथ। तो आज मुझे याद दिलवा देना, अगर मैं भूल जाऊं तो वो जरूर याद दिलवा देना, मेरे को ग्रुप में सेंड करनी है वो वीडियो, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद इसकी एनिमेशन वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा। 4 पॉइंट निकल के सामने आते हैं बड़े आसान से, जैसे वहां 6 निकल के सामने आए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक, एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये तो उसमें भी था, लो भी इसको एनोड रे भी बोलते हैं आखिरकार। ये कौन सी बुक है? ये प्रदीप फंडामेंटल है, इसको एनोड रे भी बोलते हैं। नाम दे ही रखा है, जब बुक नहीं दे दिया तो वही लिख ही लो। तीसरा नाम इसका एनोड रेज है। एनोड रेज, कैनाल रे, पॉजिटिव रेज, सब इसी के नाम है। एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो कि कैथोड रे भी करती थी, अंडरलाइन। ओके, सेकंड पॉइंट आसान था पहला। एनोड रे डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रे। एनोड रे डिफ्लेक्टेड by electric and magnetic field, बिल्कुल उसी की तरह। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। अगर वो कह रहा है, अगर मान लो यहाँ पर उन्होंने वो लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये कहाँ बैंड हो जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना। तो ये सारी की सारी उसने देखा, ये बैंड होगी किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। कुल मिला के एक तरह से नकल की गई थी जे थॉमसन की, जो ई गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। तो ये इसकी तरफ बैंड होगी। तो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल वही पॉइंट है। लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट, थर्ड है क्या? लाइक कैथोड रेज, these rays also rotate wheel placed in their path. Also rotate, वो जो पंखा था ना, फैन जो वहां रोटेट हुआ था, वो यहाँ भी रोटेट होगा। Also rotate wheel placed in their path. तो वो फैन यहाँ भी रोटेट हो गया, यानी इसका नेचर भी पार्टिकल नेचर बताया गया। हाँ बिल्कुल होता है इसका भी पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है। लास्ट, इसकी चार्ज बाय मास रेशियो निकाली गई, चार्ज बाय मास रेशियो। तो देखता हूँ कितने जीनियस है, बताओ। इसकी ई बाई एम रेशियो जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम रेशियो से कम होगी या ज्यादा होगी? दिमाग लगाना भाई। इसकी जो ई बाई एम रेशियो आएगी
चार्ज बाई मास रेशियो आएगी, वो उसकी रेशियो से ज्यादा होगी या कम होगी, आपको ये बताना है। उस केस को अगर देखें तो उसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर -30, सॉरी, चार्ज तो दोनों का सेम ही होता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। चार्ज दोनों का ही क्या होगा, 1.6 × 10 की पावर -19 कॉलम, दोनों का ही होगा। अब बताइए आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी? चलो देखते हैं आंसर। अब पूर्वा बताइए, इसकी वैल्यू चार्ज बाई एम रेशियो क्या आएगी? सर मैं ये नहीं सर, मेरे को सर एक डाउट था सर। ओके, शशांक बताइए, चार्ज बाई एम रेशियो क्या आएगी? सर स्मॉलर होगी। क्या बात है शशांक, वेरी गुड, ये स्मॉलर होगी। सो हम आपके हिसाब से सर स्मॉल ही होगी। स्मॉलर होगी भाई। अगर कोई बच्चा सोचता हो मैंने बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस पूछ ली हो, तो मैंने आसान सा क्वेश्चन पूछा था। देखो चार्ज इसका भी क्या होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई मास। मास जो प्रोटॉन का होता है वो ज्यादा होता है, कितना होता है 1.672 इंटू 10 टू पावर -27 kg। और अब इसके कंपैरिजन में एक बार इलेक्ट्रॉन को भी देख लो, चार्ज बिल्कुल सेम है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मास इसका बहुत कम होता है। ये देखो, ये -31 kg है, ये -27 kg है, तो जिसका मास ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में, उसी की तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, लेस। इसीलिए चौथा जो लास्ट पॉइंट है वो यही है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द चार्ज टू मास रेशियो यानी E/m रेशियो फॉर दीज रेज इज कंसीडरेबली स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। चार्ज बाई मास रेशियो इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके 4 पॉइंट थे जो आपको लिखने हैं। तो ये थी भाई आज की क्लास, और उम्मीद है आपको ये क्लास भी बहुत आसान लगी होगी और समझ में आई होगी। बहुत सिंपल है वो, क्या नाम है, एनिमेशन वीडियो जरूर देखना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। ज्यादा नहीं है, 1.5 मिनट की है या 2 मिनट की होगी, तो 2 मिनट अपना लाइफ में से टाइम निकाल लेना, अर्जेंट है ये। थैंक यू सो मच, टेक केयर।